बढ़ते तेल युद्धों में भाड़े के सैनिकों के लगातार हमलों से बचने के बाद मध्य पूर्व में यूटाइम चीनी तेल रिफाइनरी के कर्मचारियों को चीन से एक निजी सुरक्षा दल द्वारा इमारत से निकाला जाएगा। टीम का नेतृत्व कमांडर ड्रैगन लू कर रहे हैं, जो अब परिवार की एक तस्वीर के आधे हिस्से को देख रहे हैं जिसे उन्होंने सदियों से नहीं देखा है। जब वे प्लांट में पहुंचते हैं तो वे इसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाते हैं क्योंकि यह हमेशा विद्रोहियों के हमले के अधीन रहता है। वे कंपनी के प्रमुख प्रोफेसर चेंग से मिलते हैं, जो तुरंत अपनी निकासी योजनाओं को साझा करना शुरू कर देती है। ग्रीन जोन तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए उनके पास मौत के राजमार्ग से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस बीच पूर्व अमेरिकी मरीन क्रिस अपने भाई हेनरी से मिलता है, जो भाड़े के सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व करता है जिसका क्रिस मजाक उड़ाता है। हेनरी एक मिशन के साथ अच्छी रकम लेकर आता है। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का अपहरण करना होगा जिसे ग्रीन जोन में निकाला जा रहा है। हालांकि क्रिस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद क्रिस अपने गांव लौटता है, जहां वह अनाथ बच्चों के एक समूह की देखभाल करता है। गांव का पानी का पंप फिलहाल टूटा हुआ है, इसलिए ओवेन उसे देखने आता है। नुकसान बहुत गंभीर है और इसे ठीक करने में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, इसलिए क्रिस हेनरी के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना शुरू कर देता है। प्लांट में वापस आकर लो और उसकी टीम नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार करती है। कर्मचारी नई खिड़की से देखती है, अभी तक लुओं का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। अगली सुबह वे सभी कंप्यूटर बंद कर देते हैं और चेंग चाबी अपने बैग में रख लेती है, जिसे वह मेई को दे देती है। फिर टीम कर्मचारियों को बसों के एक समूह में चढ़ने के लिए मार्गदर्शन करती है, इस बात से अनजान कि एक गद्दार उस बस पर निशान लगा रहा है जो चेंग को ले जाएगी। मेई लुओं की बस में होगी, जिससे वह खुश नहीं है। टीम को लाने वाले हेलीकॉप्टर ग्रीन जोन की ओर आगे बढ़ेंगे, इसलिए टीम अब अपने दम पर है। जैसे ही बसें चलती हैं, मेई गलती से अपनी नोटबुक गिरा देती है और बताती है कि उसके पास तस्वीर का दूसरा आधा हिस्सा है, क्योंकि यह पता चलता है कि वह लू की बेटी है। हालांकि लू के दोस्ताना बातचीत करने के सभी प्रयासों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिरकार वे मौत के राजमार्ग पर पहुंचते हैं। यह बहुत खतरनाक क्षेत्र है और इसे पार करने के बाद शायद ही कोई जीवित बचता है। हर जगह मदद के लिए भीख मांगते बच्चे हैं, लेकिन वे भी जाल का हिस्सा हैं और बसें चलती रहती हैं। जब उन्हें सड़क पर दो कारें मिलती हैं, तो लू उन्हें बस के सामने से धक्का देकर रास्ता खोल देता है। नष्ट हो चुकी कारों के आसपास चीजें फटने लगती हैं, फिर भी टीम आगे बढ़ती रहती है, यह जानते हुए कि यह सब मासूमों को लुभाने की एक चाल है। मेई की चिंता को देखते हुए लो उसे बचाने का वादा करता है, लेकिन माई ने तुरंत उसे बाहर बुलाया। वह जानती है कि वह अपने मिशन के अनुसार किसी की भी रक्षा करेगा और उसे अपने परिवार की परवाह नहीं है, अन्यथा वह अपनी बेटी और अपनी मरती हुई पत्नी को नहीं छोड़ता। बसें बिना किसी समस्या के मौत के राजमार्ग को पार करती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि आगे सड़क पर रेत का तूफान है, जो समझ में नहीं आता क्योंकि उन्होंने पहले मौसम की जांच की थी और मौसम साफ होना चाहिए था। कोई और विकल्प न होने पर वे रेत के बीच से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और लुओं को पता चलता है कि यह सामान्य तूफान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए टीम के सदस्य एक दूसरे से संपर्क खो देते हैं और उनके सिस्टम पर सभी सिग्नल जाम हो जाते हैं। उस समय माई को पास में कुछ दिखाई देता है, लेकिन वह जल्दी से गायब हो जाता है और वह इसके लिए अपनी कल्पना को दोषी ठहराती है। हालांकि माई वास्तव में सही है। क्रिस और भाड़े के सैनिक तूफान के बीच बसों का पीछा कर रहे हैं, जानते हैं कि कौन सी बस लेनी है, उस आदमी द्वारा पहले छोड़े गए निशान की बदौलत। एक बार जब वे स्थिति में आ जाते हैं, तो वे कार को करीब लाने के लिए आखिरी बस पर एक हुक मारते हैं। फिर वे कार को उड़ाने से पहले उस पर चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। चूंकि वाहन अभी भी बस से तार द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह उछलता है और बस की सामने की खिड़की को तोड़ देता है। इससे दो भाड़े के सैनिकों को इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है और वे बस पर नियंत्रण करने से पहले तुरंत गार्ड को मार गिराते हैं। इस बीच दो अन्य लोग बस को अपने कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ गार्ड उन्हें एक निष्पक्ष लड़ाई देता है। एक दूसरे को निहत्था करने के बाद गार्ड और भाड़े के सिपाही हाथापाई शुरू करते हैं, लेकिन गार्ड को खिड़की से बाहर धकेलने और बस से बाहर निकलने से पहले कुछ ही वार लगते हैं। सौभाग्य से वह समय रहते लेट जाती है और कुचले जाने से बच जाती है। भाड़े के सैनिक इस बस को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने मिशन को खत्म करने के लिए सड़क से उतर जाते हैं। एक बार जब वे साफ हो जाते हैं, हेनरी और उसके भाड़े के सैनिक बस के कुछ यात्रियों को बंधक बना लेते हैं और क्रिस गुस्से में है क्योंकि वे अपराधी नहीं बल्कि नागरिक लगते हैं। हेनरी उसे बताता है कि यह सब सिर्फ एक चाल है। कुछ मिनट बाद मुख्य बसें आखिरकार तूफान से निकल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वे दो वाहन खो चुके हैं। वे गार्ड से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और लुओं को यकीन है कि इस तूफान में कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। हेलीकॉप्टर मदद के लिए वापस आते हैं और लुओ और माई को इलाके की तलाशी लेने के लिए ले जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि दुश्मन रेत को धकेलने के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल कर रहा था। हेलीकॉप्टर उस सड़क का अनुसरण करता है जिस पर इंजन वाला ट्रक गया था और एक बस को गार्ड के साथ पाता है, जो उन्हें बताता है कि इस सब के पीछे अमेरिकी थे। दूसरा हेलीकॉप्टर कारों से गुजर रहा है। दोनों पक्षों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी और गार्ड एक भाड़े के सैनिक की कार को टक्कर मारने में कामयाब हो जाता है ताकि उसे विस्फोट कर सके। क्रिस एक उत्कृष्ट ड्राइवर है और वह अन्य कारों को सभी शॉट्स से बचने के लिए मार्गदर्शन करता है, जब तक कि उन्हें ऐसा स्थान न मिल जाए जहां वे रुक सकें और अधिक कुशलता से वापस शूट करने के लिए कवर ले सके। हेलीकॉप्टर उन्हें पीछे से पकड़ने के लिए मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाड़े के सैनिक पहले गोली चलाते हैं और हेलीकॉप्टर को टक्कर मारते हैं, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस बीच टीम के बाकी सदस्य बसों को ग्रीन जोन में ले जाते हैं, जबकि लो का हेलीकॉप्टर आखिरी बस को ढूंढता है और पाता है कि ज्यादातर यात्री वहां हैं, लेकिन उन्होंने चांग और उसके सहायकों को बंधक बना लिया है। भाड़े के सैनिकों के पास वापस वे बेस पर पहुंचते हैं और क्रिस हेनरी को धक्का देता है, यह जानने की मांग करता है कि उसे किसमें घसीटा गया है। उस समय यह पता चलता है कि भाड़े के सैनिकों को ओवेन ने काम पर रखा था, जो उस समूह का नेता है जो रिफाइनरी पर हमला कर रहा है। वह बताता है कि वह तेल कंपनियों के लिए काम करते करते थक गया है और अब वह मोटी रकम कमाने के लिए खुद के लिए सब कुछ चुराने की योजना बना रहा है। वह क्रिस को अपने सुरक्षा अधिकारी के रूप में नौकरी भी देता है, क्योंकि हेनरी बहुत छोटा और हताश है। क्रिस उसे ठुकरा देता है और अपने भाई की रहने की विनती को नजरअंदाज करते हुए चला जाता है।
बाद में हेनरी ओवेन को यह बताने की कोशिश करता है कि उन्हें उसकी जरूरत नहीं है और वह काम कर सकता है, लेकिन ओवेन उसे गोली मारकर जवाब देता है और उसके आदमी उन भाड़े के सैनिकों को गोली मार देते हैं जो ओवेन की निजी टीम का हिस्सा। कुछ देर बाद लू हेलीकॉप्टर में वापस आ जाता है और क्रिस को ड्राइव करते हुए देखता है। वह निष्कर्ष निकालता है सिटर्स शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन फैसला करते हैं कि उनके पीछे चलना बेहतर है। हेलीकॉप्टर में ईंधन कम है, इसलिए वे लू को उतार कर चले जाएंगे। इस बीच क्रिस अपने घर लौटता है और अपराध बोध से अभिभूत होकर एक तस्वीर के फ्रेम पर मुक्का मारता है। बच्चों में से एक उसे बाहर आकर खेलने के लिए कहता है और उसी क्षण लुओ उसे ढूंढ लेता है। वह गेंद लेता है और क्रिस पर फेंकना शुरू कर देता है। जवाब मांगता है, लेकिन क्रिस कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। जब बच्चा गेंद मांगने के लिए बीच में आता है तो लुओ उसे डराना नहीं चाहता और जाने का नाटक करता है, लेकिन वास्तव में वह अभी भी क्रिस का पीछा कर रहा है। इसके बाद क्रिस अपने ट्रक में हेनरी से मिलने के लिए उनके सामान्य स्थान पर चला जाता है। हालांकि जब वह परित्यक्त इमारत में प्रवेश करता है तो वह अपने भाई की लाश को देखकर तबाह हो जाता है, जिसे ओवेन ने उसे ताना मारने के लिए छोड़ दिया था। लुओ भी धीरे धीरे अंदर जाता है, लेकिन क्रिस पीछे से उस पर कूद पड़ता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही पुरुष बेहतरीन लड़ाके हैं और एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसाते हुए सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन वे दोनों जवाब देने से इनकार कर देते हैं। क्रिस चाकू निकालता है, लेकिन लुओ उसे रोकने के लिए चालें जानता है और जल्द ही दोनों लड़के कमरे में जो भी वस्तु पाते हैं उसका इस्तेमाल हमला करने के लिए करते हैं। फिर क्रिस लुओ पर एक गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है जो समय रहते रास्ते से हट जाता है और हेनरी के शव को अपने साथ खींच लेता है ताकि यह कुचला न जाए। लुओ ग्रेनेड फेंकने वाला होता है, लेकिन क्रिस उसे रोक देता है और उनकी बहस आखिरकार उन्हें एहसास कराती है कि उनका एक दुश्मन भी है। उस समय फ्रांसीसी अधिकारियों का एक समूह पैसे की मांग करते हुए आता है। ऐसा लगता है कि ओवेन ने उन्हें भी धोखा दिया है। उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए क्रिस गलती से ग्रेनेड से पिन खींच लेता है और फ्रांसीसी लोग विस्फोट होने से पहले ही चले जाते हैं। फिर काइस और लुओ ने विस्फोट को रोकने के लिए पिन वापस लगा दी और बाहर जाकर पुष्टि की कि फ्रांसीसी लोग अपने हथियार लेने और गोलीबारी शुरू करने के लिए अपने ट्रकों में वापस जा रहे हैं। दोनों वापस अंदर भागते हैं और सही गोलियां खोजने के लिए फिर से बहस शुरू कर देते हैं। चूंकि उन्हें वह नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है, क्रिस दीवार में एक छेद खोल देता है और लुओ उसे ग्रेनेड देता है जो छेद से होकर निकल जाते हैं। कुछ ग्रेनेड के बाद गोलीबारी अचानक बंद हो जाती है, इसलिए लू अपनी बंदूक निकालने और क्रिस से फिर से जवाब मांगने का मौका लेता है, लेकिन कायस सिर्फ अपने ट्रक की जांच करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसे नष्ट हुआ पाता है। बाद में क्रिस आखिरकार लू को ओवेन के बारे में बताता है, जबकि वे जाने से पहले इमारत को उड़ाने के लिए ग्रेनेड का एक गुच्छा रखते हैं। इस बीच ओवेन चांग और अन्य बंधकों को रिफाइनरी में ले जाता है क्योंकि वह चाहता है कि चांग उसे रिजर्व तक पहुंच दे ताकि वह तेल चुरा सके। पहले तो चांग मना कर देता है, इसलिए ओवेन बंधकों को मारकर उसे बात करने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिरी बंधक उसका बेटा होता है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए आखिरकार भाग जाती है। चेंग समझाता है कि कंप्यूटर की चाबी और कोड उसके बैग में रह गए थे जो उसके पास नहीं है। ओवेन गुस्सा हो रहा है, इसलिए चेंग का बेटा उन्हें उसका फोन ट्रैक करने के लिए कहता है जो बैग में भी है। गांव में वापस लू और क्रिस बच्चों की जांच करने के लिए वापस आते हैं। मई बैग में चेंग के फोन की घंटी सुनती है और कॉल उठाती है, लेकिन कॉल करने वाला तुरंत फोन काट देता है। लू अपनी टीम को कॉल करता है और पुष्टि करता है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित रूप से ग्रीन जोन में पहुंच गए हैं। बाद में वह क्रिस को एक गीत के साथ बच्चों का मनोरंजन करते हुए पाता है और गीत के बोलों में जानवरों की तरह अभिनय करके उनके साथ शामिल होने का फैसला करता है। फिर दोनों बाहर खाने के लिए जाते हैं और क्रिस बताता है कि उसे मई की नोटबुक पड़ी मिली थी। उसने अपना नंबर जोड़ने के लिए उसे उठाया क्योंकि वह उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन जब लुओ उसे बताता है कि वह उसकी बेटी है तो उसकी सारी अश्लील टिप्पणियां तुरंत खत्म हो जाती हैं। हालांकि उनका रिश्ता बर्बाद हो जाता है। क्रिस बताता है कि कैसे उसने अपने देश के लिए एक युद्ध में अपने पिता को खो दिया, लेकिन लुओ उसे समझाता है कि देश की रक्षा करने का मतलब उसमें रहने वाले परिवार की रक्षा करना भी है, और यही क्रिस के पिता अपने बेटों के लिए कर रहे थे। यह बात मई सुन लेती है, जो अब अपने पिता को बेहतर ढंग से समझने लगती है। अचानक उन्हें रहस्य की बात सुनाई देती है। गांव में खतरनाक कदमों से प्रवेश करते हुए मैं बच्चों को ले जाती है, जबकि लुओ और क्रिस चुपके से घूमते हैं और पाते हैं कि ओवेन के आदमी उनके लिए आ रहे हैं। क्रिस एक इमारत में घुसता है और एक आदमी को दीवार से टकराकर बेहोश कर देता है, जबकि लुओ छत पर कूदता है और एक स्नाइपर को मार गिराता है। दूसरा शूटर तुरंत उसे घेर लेता है, लेकिन फिर क्रिस उसके साथ जुड़ जाता है और उस आदमी पर कूद जाता है, जिससे छत ढह जाती है और दोनों गिर जाते हैं। वे जल्दी से इमारत से बाहर निकलते हैं और अगले आदमी का इंतजार करने के लिए छिप जाते हैं। जब लुओ करीब आता है तो एक संकेत देता है और क्रिस जल्दी से उस पर कूद जाता है ताकि वह गोली चलाने से पहले ही उसे मार गिराए। हालांकि क्रिस लुओ द्वारा दिए गए दूसरे संकेत को नहीं समझ पाता और वे लगभग पकड़े जाते हैं। शुक्र है कि लुओ क्रिस के पास जाता है और उसे अगले आदमी को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद क्रिस फिर से छतों पर चढ़ जाता है, जबकि लुओ पीछे से जाता है और जो भी आदमी उसे दिखता है उससे लड़ना शुरू कर देता है। उसे एक एक करके उन्हें मार गिराने में कोई परेशानी नहीं होती। क्रिस कुछ लोगों को भी गोली मारता है, लेकिन इससे उसका स्थान पता चल जाता है और दुश्मन उसकी बालकनी पर रॉकेट दागता है, जिससे वह गिर जाता है। शुक्र है कि टावर के उसके ऊपर गिरने से पहले ही क्रिस वहां से हट गया। फिर क्रिस में की तलाश में जाता है और चांग का फोन ले लेता है और फिर उसे ओवेन के आदमियों के पास ले जाता है। गांव के लोग अपने घर की रक्षा के लिए आगे आते हैं, लेकिन दुश्मन ग्रेनेड दिखाकर जवाब देता है। वे बताते हैं कि उन्हें बैग चाहिए, इसलिए खून खराबे से बचने के लिए क्रिस ने माई की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें बैग दे दिया। इससे ओवेन के आदमी प्रभावी रूप से चले गए। सुबह में माई बताती है कि दुश्मन को बैग क्यों चाहिए था। पहले तो क्रिस को इस बात की परवाह नहीं थी कि कोई बेवकूफ थोड़ा सा तेल चुरा रहा है, लेकिन माई बताती है कि यह वास्तव में इतिहास की सबसे बड़ी तेल चोरी होगी और इसका पूरे देश पर क्या असर होगा। अब क्रिस मदद करना चाहता है, इसलिए वह वहां पहुंचने के लिए इंजन के साथ अपना ट्रक देता है। लुओ माई से कहती है कि वह न आए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है, और वह उन्हें चेतावनी देती है कि विस्फोट से बचने के लिए रिफाइनरी में बंदूकों का इस्तेमाल न करें। उनके जाने के बाद माई देखती है कि उसके लिए एक और कार उपलब्ध है। रिफाइनरी में बैग आता है और ओवेन इसे चेंग को देता है, जो अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत कंप्यूटर चालू कर देता है। तेल पाइपों से बहने लगता है और कुछ विशाल जहाजों तक पहुंचता है जो सौदे के लिए तट पर इंतजार कर रहे हैं। जब दोनों आखिरकार पहुंचते हैं तो गार्ड गोलीबारी शुरू कर देते हैं और रॉकेट भी दागते हैं, लेकिन क्रिस इन सबसे बचने में माहिर है।
वह सड़क पर मौजूद सभी अवरोधों को पार करते हुए ट्रक चलाता है और रिफाइनरी में प्रवेश करता है। लेकिन जब एक तेल ट्रक रास्ते में बाधा डालता है तो वह अचानक मुड़ता है और एक प्लेटफॉर्म से टकराता है जो गिर जाता है और क्षेत्र धूल के बादल से भर जाता है। अब हर कोई जानता है कि वे यहाँ हैं, लेकिन धूल उन्हें ट्रक से बाहर निकलने और चुपके से घूमने का मौका देती है। ओवेन कंप्यूटर से चाबी ले लेता है ताकि तेल को रोका न जा सके और अपने निजी गार्ड के साथ चला जाता है, जबकि बाकी को घुसपैठियों के पीछे भेज देता है। वापस जोड़ी में लुओ एक टावर पर चढ़ता है, लेकिन क्रिस के उसका पीछा करने से पहले वे दोनों गार्ड से घिर जाते हैं और एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। शुक्र है कि जोड़ी कई दुश्मनों से खुद का बचाव करने में बहुत अच्छी है। लुओ एक पाइप पर खड़ा है ताकि एक ही समय में कम लोग उसके पीछे आ सकें, और क्रिस एक बड़ी पाइप पकड़ता है ताकि एक साथ कई लोगों को मार सके। जब लुओ एक हमले से बचते हुए लगभग गिर जाता है तो क्रिस उसे वापस ऊपर धकेलने के लिए उसी पाइप का इस्तेमाल करता है और लुओ को दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने से पहले कुछ लोगों को मारता है। ओवेन इस पल का इस्तेमाल उन्हें अलविदा कहने के लिए करता है और लड़ाई जारी रखने के लिए और लोग आते हैं। क्रिस और लुओ बंदूकों का इस्तेमाल किए बिना लोगों को पीटना जारी रखने के लिए अलग हो जाते हैं और कुछ और मुक्कों के बाद वे आखिरकार मुख्य इमारत के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां एक गार्ड उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए लुओ उसका ध्यान भटकाने के लिए चाकू फेंकता है और क्रिस उसे नली से मारता है। लुओ इस मौके का इस्तेमाल चांग और उसके बेटे को भागने के लिए करता है। फिर दोनों गार्ड से लड़ने लगते हैं। कंप्यूटर के पीछे छिपने से पहले कुछ वार करते हैं। जैसा कि पहले हुआ था, वे हथियार साझा करने की कोशिश करते हैं और गलत तरीके से हथियार बदल लेते हैं, इसलिए लुओ को पलटना पड़ता है और इस प्रक्रिया में लगभग गोली लग जाती है। क्रिस और गार्ड एक साथ गोली चलाते हैं, लेकिन कुछ शॉट के बाद क्रिस की गोलियां खत्म हो जाती हैं। सौभाग्य से क्रिस एक योजना बनाने में सक्षम है और ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग से बातें करना शुरू कर देता है, जिससे लुओ चुपके से उस आदमी पर कूद पड़ता है और उसे निकटतम खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जबकि लुओ गार्ड का ख्याल रखता है, क्रिस ओवेन के पीछे जाता है, लेकिन वह कार की गति से मेल खाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं दौड़ सकता। उस समय माई क्रिस के दूसरे ट्रक में आती है, इसलिए वे दोनों मिलकर ओवेन के पीछे जाते हैं। सीट के नीचे हथियार है और क्रिस समझाता है कि अमेरिकी तरीका यह है कि हर जगह बंदूकें रखी जाएं। रिफाइनरी में वापस लुओ और गार्ड हाथापाई कर रहे हैं और चेंग दूर से देख रहा है। जब लुओ उसे जाने के लिए कहती है तो गार्ड मशीनरी पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है, इसलिए लुओ उसे फिसलने और उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करके उसे रोकने के लिए आग को रोकने वाली फोम गन का उपयोग करता है। दुर्भाग्य से बंदूक टूट जाती है और लुओ भी गिर जाता है। अब फोम हर जगह बरस रहा है और लुओ अपनी बेल्ट से जोड़ने के लिए कुछ तार पकड़ता है, जिससे वह डूबने से बच जाएगा। गार्ड फिर से उस पर कूदता है, लेकिन लुओ जल्दी से उसे दूर धकेल देता है और जल्द ही दोनों आदमी एक दूसरे से लड़ते हुए संरचना पर चढ़ जाते हैं। जब वे फोम में गिरते हैं तो वे वहां लड़ना जारी रखते हैं और तारों की बदौलत लुओ को बचा लिया जाता है। वह लाभ उठाता है और आदमी को मशीनरी के खिलाफ धकेलता है, अंततः उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद लुओ जाने से पहले सारे जाग को हटाने के लिए पंखे का इस्तेमाल करता है। सड़क पर ओवेन का गार्ड गोली चलाता है और क्रिस तुरंत जवाबी गोली चलाता है जब तक कि दुश्मन की गोलियां खत्म नहीं हो जाती। फिर ओवेन की कार सड़क से उतर जाती है, यह सोचकर कि क्रिस का पुराना ट्रक रेगिस्तान में नहीं टिक पाएगा। उनके आगे कुछ पहाड़ियां हैं और मेई बिना किसी परेशानी के पहली पहाड़ी से कूदने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी पहाड़ी कठिन साबित होती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मेई और क्रिस को नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन सौभाग्य से लो इंजन ट्रक में दिखाई देता है और तीनों फिर से ओवेन के पीछे जाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ट्रक बहुत धीमा है, लेकिन क्रिस ने खुलासा किया कि इंजन केवल रेत के तूफान बनाने के लिए ही उपयोगी नहीं है। वह एक बटन दबाता है और इंजन पूरी तरह से चालू हो जाता है, जिससे ट्रक बहुत तेज गति से चलता है, जिससे वह तेल ट्रकों तक पहुंच जाता है और उनमें से एक से टकरा जाता है। तेल ट्रक ऊंचा उड़ता है और दूसरे ट्रकों से टकराता है, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिससे ओवेन का सारा तेल निकल जाता है और उसकी कार भी उड़ जाती है। ड्राइवर जलकर मर जाता है, लेकिन ओवेन बच जाता है। उसका आधा चेहरा ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। बचने के लिए बेताब ओवेन क्रिस को फिर से पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन क्रिस उसे मना कर देता है, इसलिए ओवेन शव को बाहर धकेलता है और गाड़ी चलाकर भाग जाता है। लुओ बाहर जाने की कोशिश करता है। ट्रक का टैंक लीक हो रहा है और कीचड़ बन रहा है, जिससे ट्रक फंस गया है। क्रिस ने मे को एक अलग बटन दबाने के लिए कहा और इससे दो साइड स्लेज सक्रिय हो गए जो इंजन की शक्ति का उपयोग करके ट्रक को रेत के माध्यम से फिसलने की अनुमति देते हैं। लुओ और माई गाड़ी चलाते हैं जबकि क्रिस ट्रक के किनारे पर खड़ा रहता है, और जब वे आखिरकार ओवेन को उसकी कार में पाते हैं तो वे उसे एक चट्टान की ओर धकेल देते हैं, लेकिन ओवेन कार को रास्ते से हटा देता है। लुओ क्रिस को चेतावनी देता है कि वे भी गिरने वाले हैं, लेकिन क्रिस उसकी बात नहीं सुनता। फिर लुओ खुद को और मे को बांधता है ताकि वे ट्रक के गिरने से ठीक पहले उससे बाहर कूद जाएं, जिससे क्रिस भी नीचे गिर जाता है। जब वे दोनों ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रस्सी ओवेन की कार से जुड़ी हुई है, और जब ओवेन यह देखता है तो वह उन्हें अपने साथ नीचे लाने का फैसला करता है। कार चट्टान से नीचे गिर जाती है और ओवेन सोचता है कि वह जीत गया है, लेकिन सौभाग्य से लुओ ने समय रहते रस्सी काट दी ताकि वह और मैं सुरक्षित रूप से एक चट्टान के मंच पर उतर सके। ओवेन की मौत के बाद मैं और लुओ क्रिस का नाम पुकारते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस समय मे को पता चलता है कि लुओ के पास उसकी नोटबुक है और वह इसे खोलती है और देखती है कि उसने तस्वीर के टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया है। पिता और बेटी गले मिलते हैं, लेकिन इस मधुर क्षण में क्रिस बाधा डालता है जो लगातार ऊपर चढ़ रहा था। वे उसकी मदद करते हैं और जब क्रिस मीनाई पर प्रहार करने की कोशिश करता है तो लुओ के साथ एक और बहस शुरू हो जाती है। मे पर हमला करने के लिए उन्हें एहसास होता है कि वे वहां फंस गए हैं, इसलिए उनके पास बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मदद के लिए चिल्लाना शुरू करना है। इस बीच लुओ की टीम तेल चुराने वाले जहाज को घेर लेती है और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ ही देर बाद तीनों को बचा लिया जाता है और वे गांव लौट आते हैं, जहां वे मिलकर पंप को ठीक करते हैं और पानी वापस लाते हैं। जश्न के बीच में टीम यह घोषणा करती है कि उनके पास एक नया मिशन है और लुओ क्रिस को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।